अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सारा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को फौरी तौर पर ईरान से निकलने की हिदायत कर दी है और इसके साथ ही कतर एयरबेस पर अमेरिकी जंगी जहाजों की गैर मामूली नकलो हरकत देखी जा रही है। ईरान पर हमला करने के क्या ऑप्शंस अमेरिका के पास मौजूद हैं, इस हवाले से पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। मगर बात यहां रुकी नहीं। फौजी एतबार से ईरान पर प्रेशर डालने के साथ साथ इकोनॉमिकली भी ईरान को प्रेशराइज किया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि वो तमाम ममालिक जो कि ईरान के साथ तजारत जारी रखेंगे उन पर 25% टैरिफ लागू होगा। इस सारी सूरत हाल में ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने भी बरमला ये कह दिया है कि ईरान जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। क्या मशरिक़ वुस्ता में एक नई जंग का आगाज होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। इन द सेकंड सेगमेंट वी विल डिस्कस हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बड़ा अहम ब्रेक थ्रू हुआ है। अपोजिशन लीडर के हवाले से इत्तफाक हो गया। महमूद खान नचकज़ई का नाम जो है वो सामने आया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी इस हवाले से जो है वो यकीन दहानी करवा दी गई है। सियासी मुबस्सिरीन इस सूरत हाल को इस तरह से देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बर्फ जो है वो पिघल रही है। मगर ऑन दी अदर हैंड आज मंगल का दिन था, अडियाला के बाहर एक दफा फिर धरना दिया गया, फिर मुलाकात नहीं करवाई गई बानी तहरीक इंसाफ से। ऐसे हालात में क्या कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो कि अल्टीमेटली मुज़ाकरात की तरफ लीड करे, इसकी कोई उम्मीद लगाई जा सकती है या नहीं, इस पर बात करेंगे। एंड लास्टली बांग्लादेश क्रिकेट टीम का T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत ना जाने के मामले के ऊपर अब भी डेडलॉक जो है वो बरकरार है। इस हवाले से ICC और BCB के दरमियान वर्चुअल मीटिंग हुई, वो भी बेनतीजा खत्म हो गई। ICC ने खत भी लिखा BCB को, लेकिन क्या BCB मैचेस के लिए भारत जाएगी या नहीं, इन तमाम इश्यूज पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, एक दफ़ा फिर वही सिचुएशन जो लास्ट ईयर हमने देखी, अमेरिका ने अपने तमाम शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी है। लास्ट टाइम भी जब इस तरह की हिदायत की गई थी तो उसके बाद हमने देखा कि 12 रोज़ा जंग हुई। तो क्या इससे ये अखज़ किया जाए कि एक नई जंग का आगाज़ डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल मिलकर करने जा रहे हैं? देखिए, ये तो सिनारियो बिल्डअप हो रहा है। जंग होने जा रही है कि नहीं होने जा रही है, ये थोड़ा सा अभी परे है। मुझे ये कल शुरू होती दिखाई नहीं दे रही, इसलिए कि जो अमेरिका के थिंक टैंक्स हैं उन्होंने बावर कराने की कोशिश की है बज़बाने वाइस प्रेसिडेंट जो JD वैंस उनके ज़रिए कि डिप्लोमेसी को पहला ऑप्शन रखें, बातचीत से सीधा करने की कोशिश करें सूरत हाल को। जंग तो जब होनी है सो होनी है। तो एक सोच अमेरिका में डेवलप हो रही है कि वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन। ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट है मेरे नज़दीक। दूसरी बात यह है कि जब जंग और मोहब्बत के बारे में कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ राइट, ऑल इज़ राइट इन लव एंड वॉर, तो ये क्यों छोड़ दें जी? इनको क्यों जाने दिया जाए ईरान से अमेरिकियों को कि वो दूसरे अल्लाह मियाँ की पैदावार हैं? ये कौन है? ये इंसान नहीं है। और वो जो गज़ा में शहादतें हुई वो इंसान नहीं थे, जो वहाँ बच्चे बिलक बिलक के मर रहे हैं वो इंसान नहीं। क्यों जाने दिया जाए इनको? इनको तो यरगमाल बनाना चाहिए। एक तजर्बा कर चुका है अमेरिका। 14 महीने एम्बेसी उनकी जो है वो यरगमाल रही थी। पूरी तमाम तर कुव्वतों के बावजूद वो उसको नहीं छुड़ा सकते थे। छुड़ा सके थे। एक दफ़ा 14 हेलीकॉप्टर्स के ऊपर ऑपरेशन किया था, एक माइकल आल वापस नहीं गया, ना कोई हेलीकॉप्टर वापस गया। तो ये क्यों छोड़ दिया जाए इसको? मैं तो बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ। कहें मुझे कि मेरा गैर इंसानी रवैया है, तो ट्रंप का क्या है? वहां मुंह टूटता कहते हुए कि गैर इंसानी रवैया है। मजाल नहीं किसी के अंदर। 57 पता नहीं 59 ममालिक जो हैं मुसलमानों क्या कर रहे हैं? क्या धनिया बेच रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि उनको हर रियायत क्यों दी जाए, एक बात। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल से फौरी तौर पे ईरान को, कतर को वार्निंग देनी चाहिए कि अगर आपका अड्डा इस्तेमाल हुआ तो हम आपको जवाब देंगे इसका। लास्ट टाइम भी और कतर की लीडरशिप को चाहिए कि गैरत का मुजाहरा करें और उन्हें कहें कि यहां से मूवमेंट मत कीजिएगा आप, क्योंकि फिर ये तबाही बहुत बड़ी होगी। ये छोटी तबाही नहीं होगी। ये ट्रंप जो धमकियां दे रहे हैं ना हमले की, पिछले हमले के असरात जरा अमरीकियों से पूछें या जाके इजराइलियों से पूछें। तो ये हमला 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 खेलना खेलना लफ्ज के तौर पे तो बहुत ठीक है, बट ट्रंप शुड नो द प्राइस। ही विल हैव टू पे द प्राइस दिस टाइम। द वर्ल्ड इज डिफरेंट। आप देखिए वो वजीर खारजा ने क्या कहा इराक़ची ने। उसने कहा हम दोनों ऑप्शंस के लिए तैयार हैं। अगर आप डिप्लोमेसी को चांस देंगे तो वी आर देयर। हमारा आपसे राब्ता है, राब्ता रहा है और राब्ते के चैनल्स खुले हैं। बट इफ यू वांट टू अटैक अस, कम, वी आर रेडी फॉर वॉर ऑल्सो। इट इज़ ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, इट्स नॉट ए पोजिशन ऑफ वीकनेस। दूसरी बात यह कि जो साजिश की अमेरिका ने ईरान के अंदर, ये तीसरी कोशिश थी। मैं पहले कल भी बयान कर चुका हूँ इसको। तीसरी कोशिश में भी वो नाकाम हुए, क्योंकि जब कौम बाहर निकली फिर देखने को नहीं मिला उनमें से कोई भी
जितने शहरों के मुजाहरे आपने देखे, कहीं देखा किसी की कोई रेजिस्टेंस थी? तो अमेरिका बहादुर को उन्होंने ये पैगाम भी दे दिया है कि अब आपकी ये कोशिशें कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि ईरानियन नेशन आपके माइंड को, आपकी औकात को समझ चुकी है। तो एक तो मुझे ये इसकी बहुत खुशी है कि इस तमाम तर यानी खौफनाक सूरत हाल के बावजूद ईरान की लीडरशिप जो है वो फर्मली खड़ी है। जी बिल्कुल। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप को भी उनके जो क्लोज एलाइज हैं, जो लोग उनके करीब हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि अगर आपने हमला किया तो ये उल्टा पड़ सकता है आपके ऊपर। अब वहां पर लोग अगेन पासदारान के और जो इनकलाब है उनके साथ खड़े होंगे, अपनी लीडरशिप के साथ खड़े होंगे। थोड़ी सी और मैं वजाहत कर दूं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जितने इनके असिस्टेंट्स हैं ना प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के, उनका इजलास था जी। ये आम आदमियों की राय नहीं है, ये उनकी राय है जो फैसला करने में बहुत ज्यादा मुअस्सर कुव्वत रखती है। उन्होंने कहा अकल करें, जंग नहीं डिप्लोमेसी करें। तो ये ऐसा नहीं कि किसी अखबार की रिपोर्ट है या किसी बंदे ने कह दिया है, नो, द एंटायर जो उसकी टीम है उसका इजलास था, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब इस ऑपरेशन से आप बाज रहिए। तो बुखारी साहब, आप समझते हैं कि जितना मर्जी इख्तलाफात अवाम के अपनी गवर्नमेंट के साथ हों, लेकिन फॉरेन रूल को ईरानी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे? अमेरिका के बारे में मार्ग बार अमेरिका का नारा आज भी जिंदा है, जो पहले दिन लगाया गया था जब इनकलाब आया था वहां। तो ये दिस ट्रम्प इज डूइंग ए ग्रेट डिसफेवर टू पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। मैं बता रहा हूं आपको, अमेरिकनों के साथ ये ना दोस्ती है ना उनका फायदा है, ये अमेरिकनों के साथ दुश्मनी है। कहां छोड़ के जाएंगे अमेरिका को ट्रंप, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ देखिए, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल हो रहा है। टैरिफ लगाने की धमकी दे दी उन तमाम ममालिक को जो ईरान के साथ तिजारत करते हैं। जी भाई, आप हैं कौन? हाउ कैन यू स्टॉप इंडिपेंडेंट कंट्रीज टू हैव इंडिपेंडेंट ट्रेड रिलेशंस विद अदर कंट्रीज? आप दुनिया के मामे हैं। मेरे ख्याल से वी शुड स्टार्ट कॉलिंग ट्रंप अंकल ट्रंप। ये अंकल ट्रंप साहब ने ठेका उठाया पूरी दुनिया का। ग्रीनलैंड पे चढ़ दौड़े, वेनेजुएला पे चढ़ दौड़े, क्यूबा को धमकियां देने शुरू। आप कर क्या रहे हैं? कभी आपने ये सोचा कि ये पागलपन जाकर खत्म कहां होगा? मुकम्मल तबाही पर अमेरिका की, वसूख से कह रहा हूं, क्योंकि हमेशा लीडरशिप ने ही मुल्क डुबोए हैं, लीडरशिप ने ही कौमें बर्बाद की हैं। और ये जिस तरह का जंगी जुनून इस वक्त घेरे हुए है ट्रंप को, ये अमेरिका के साथ खैर नहीं होने वाली। ये मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं। बिल्कुल बुखारी साहब, जिस तरह से उन्होंने कहा कि 25% टैरिफ लगा देंगे उन तमाम ममालिक पे जो ईरान के साथ तजारत करेंगे, तो फिर क्या ईरान को इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज किया जाएगा कि वो अल्टीमेटली अमेरिका का जो मुतालबात है, जो डिमांड्स हैं, उनको? बिल्कुल, आपने सही सिमत में इशारा किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ईरान ऑलरेडी 40 साल से इक्तिसादी पाबंदियों का शिकार है। उन्होंने रोना धोना करने की बजाय, उन्होंने कासा पकड़ने की बजाय, उन्होंने एक ऑप्शन को इस्तेमाल किया, विच इज सेल्फ रिलायंस। जो खुद इन्हसारी की मिसाल कायम की है ईरान ने, कि इन तमाम तर पूरी दुनिया की पाबंदियां थी। एक प्याज के गठे से लेके और अदरक की डंडी तक नहीं जा सकती थी वहां, न वहां से बाहर आ सकती थी। जिया ईरान या नहीं जिया? मजबूत हुआ कि वीक हुआ? तो कहने का मतलब ये, ईरानियन नेशन इज नाउ ट्यून्ड जी, वो ट्रेंड है, दे आर वॉर हार्डन। ठीक है, उनको शिकस्त देना इतना आसान काम नहीं है। और इसका इजहार जो है वो खामनेई ने अपनी तकरीर में बहुत अच्छे अंदाज से कर दिया। उसने कहा जी, एक तो ये कि जो आपके यहाँ एजेंट्स थे जी, जो आपने यहाँ पर बीज बोए हुए थे, उन्होंने कोशिश करके देख ली और आपने एक मरतबा फिर उनको रीएक्टिवेट करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन जब कौम निकली बाहर तो उनमें से आंख में डालने के लिए कोई नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि ईरानी कौम ने जिस इत्तेहाद का मुजाहरा किया है, उन्होंने अपनी शनाख्त मनवा ली आपसे कि वी आर स्टिल ए नेशन। तो एक तो इस एतबार से मेरे ख्याल से खामनेई का जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप के ग्रीनलैंड को हड़प करने के ख्वाब पर यूरोपीय यूनियन का जो कमिश्नर है जी, उसने कहा है कि द डे यू डू इट, द डे नेटो विल बी फिनिश्ड। बिल्कुल बुखारी साहब, इस मामले पे मैं तफसील से आऊंगी। प्रोग्राम में वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि पेंटागन ने डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी डिटेल्ड ब्रीफिंग दी है कि क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं, ईरान पर किस तरह से हमला किया जा सकता है। तो बुखारी साहब, क्या आपको लगता है कि क्या स्ट्रैटेजी अगर अपनाई जाए कि अगर जिस तरह से हमने देखा कि रिसेंटली वेनेजुएला पर चंद जहाज़ों से ऑपरेशन किया गया, उनके सदर को उठा लिया गया, अब अगर इसी तरह से 150-200 जहाज़ जो हैं वो ईरान की तरफ आते हैं, तो क्या ईरान के पास मिसाइल
पावर तो है, अटैक तो कर सकता है, लेकिन डिफेंस किस तरह से करेगा? देखिए, अगर आपको याद हो जो पिछली 12 रोज़ा जंग थी, उसके बाद रशिया और चाइना के साथ जो तावन बढ़ा है, उसके बाद जिस किस्म की टेक्नोलॉजी अब ईरान के पास है, मिसाइल सिस्टम तो खैर उनका दुनिया में है ही सबसे बेहतर, और वो साबित कर चुका है कि मेरा मिसाइल सिस्टम जो है वो कितना इफेक्टिव है। लेकिन टेक्नोलॉजी जिसमें थोड़ा पीछे था ईरान, और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, जहाज आ गए हैं अब उनके पास भी, चाइना से आए हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, रशिया से भी चाइना से भी। इट्स नॉट दैट ईरान जो आपने लास्ट टाइम ट्राई किया था, दिस टाइम ईरान इज गोइंग टू टीच यू लेसन्स। बिल्कुल, मुझे कोई देखे, व्हेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ माय नेक, योर नेक इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी। बिल्कुल बुखारी साहब, हमने ये भी सुना कि ईरान ने ये फैसला भी किया कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की जाएंगी। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रॉपर प्लानिंग तो कर चुका है वॉशिंगटन कि किसी भी लम्हे वो हमला कर सकते हैं, तो ऐसे में ईरान किस चीज का वेट कर रहा है? क्या वो अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा? क्या स्ट्रैटेजी? पहली बात तो ये है कि ईरान ने कभी पहल नहीं की है, ना ही वो पहल करने जा रहे हैं जी। लेकिन पहल अगर अमेरिका ने की तो ईरान क्या करेगा वो उसकी वजाहत कर चुके हैं। उनका एक तो आपके जितने इंटरेस्ट हैं इस पूरी वर्ल्ड में, किसी रीजन में नहीं, वी विल अटैक देम, एंड पर्टिकुलरली आपके जो फौजी अड्डे हैं इस खित्ते में वो सबसे पहला निशाना होंगे, और तीसरा निशाना होगा इसराइल। मैंने कल भी याद दिलाया था आपको अहमदीनेजाद का बयान, जब मेरी अपनी लाइफ और मेरी अपनी ज़िंदगी का सवाल होगा तो मुझे आपकी ज़िंदगी से कोई मोहब्बत नहीं रहती है। और जंग में जैसा मैंने कहा, ऑल इज़ राइट इन लव एंड वॉर, Iran will exercise new options which will surprise not only the Americans but the whole world. बिल्कुल remember my words. बुखारी साहब, लेकिन खित्ते के दीगर ममालिक जहां पर अमरीकी बेसिस हैं, वो मुस्लिम ममालिक क्यों अपना कोई रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं? क्या कहा आपने? मुस्लिम ममालिक जहां पर बेसिस हैं, कौन से ममालिक? मुसलमान ममालिक कहाँ हैं? मशरिक़े वुस्ता। Where are they? आए नजर आपको कहीं? Totally silent, yes. आई आपको OIC कहीं नजर? यानी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हो जाएंगे, जनरल असेंबली के इजलास हो जाएंगे, OIC का इजलास नहीं होगा। तो मैं अब इसको क्या कहूँ, क्या मातम करूँ मैं इन अपनों का जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, वरना ट्रंप के बाप के मजाल नहीं है किसी मुसलमान मुल्क को वो धमकी दे जाए, इसलिए कि हमारे अपने अंदर के जो बेशरम, मैं क्या आपसे अर्ज करूं, जो हमारी 2 नंबर लीडरशिप है मुस्लिम वर्ल्ड की, उसने अमेरिका को एनकरेज किया है, क्योंकि सारे आंखें बंद करके अंधे तोते बन जाते हैं। जी, लेकिन बुखारी साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ईरान पहले खुद से स्ट्राइक नहीं करता है, तो बुखारी साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी भी इस सारी सिचुएशन में भी ईरान की जानिब से बैकडोर चैनल से जो है वो राब्ते किए जा रहे हैं, सफारतकारी की कोशिश की जा रही है। एट द सेम टाइम जो है वो व्हाइट हाउस के जो तर्जुमान हैं वो भी ये बात कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि उनको ये समझाया गया कि सफारतकारी को ऑप्शन दिया जाए। जी बुखारी साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये भी यही बात कर रही हैं कि वन ऑफ द फ्यू मेनी ऑप्शंस है, तो फिर क्या बुखारी साहब सिर्फ डेटरेंस के लिए इस तरह की बातें की जा रही है ताकि ईरान को प्रेशराइज करके अपने मुतालबात मनवा लिए जाए? यस, पार्शली यस, कि दुश्मन को डराया जाए अपने तहीं और उनसे अपनी मर्जी के फैसले कराए जाए, लेकिन दे डोंट नो ईरान इज अ डिफरेंट नट, इट्स एन एब्सोल्युटली डिफरेंट नट टू क्रैक। वहाँ पर इस किस्म की कोई बात नहीं होने जा रही है। जो अनफॉर्चुनेट बात जो कभी अमेरिकन तर्जुमान आपको नहीं बताएंगे, वो ये है कि अमेरिका हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड लूजिंग वर्ल्ड सपोर्ट। यूरोपीय कमीशन का मैं अभी बयान बता रहा था ना आपसे कि द डे यू डू इट, ग्रीनलैंड पे आप हमला करेंगे, द डे नेटो विल बी फिनिश्ड। बरतानिया ने अमेरिका के तमाम तर प्रेशर के बावजूद फ़लस्तीन की एम्बेसी वहाँ खोली है और उसको स्टेट का दे दिया है। आप चेंजिंग वर्ल्ड देखें, सिनारियो बदल रहा है, आपकी मर्जी और ख्वाहिश के ऊपर अब दुनिया जो है वो हाथ बांध के खड़ी नहीं होगी। बिल्कुल, लेकिन अभी आपने बुखारी साहब ये बात सुनी, तर्जुमान व्हाइट हाउस वो कह रही हैं कि जो ईरान मीडिया पर आकर बात करता है वो एंटायरली डिफरेंट है, बैकडोर चैनल से जो अब हमारे साथ डिप्लोमेटिकली इंगेज कर रहे हैं तो वो और बात कर रहे हैं, उनका बिहेवियर, उनका लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखिए, इसीलिए ईरान ने हमेशा कहा हम कभी मुज़ाकरात से नहीं भागे हैं। 5 दफ़ा अमेरिका और इजराइल मुज़ाकरात की टेबल से उठ के भागे हैं। ईरान ने कभी अबेंडन नहीं किया मुज़ाकरात को जी। तो इसलिए ये बात अब दुनिया को बावर करनी चाहिए, उनको समझ आनी चाहिए कि डिक्टेशन के साथ अब मुल्कों को फतह नहीं किया जा सकता, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होने जा रहा है जी। अब आ रही जनाब आगे, अब जर्मनी ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका के मुमकिन हमले के खतरे को मुस्तरद कर दिया है। इसी तरीके से आपने देखा कि जो दीगर ममालिक हैं, क्यूबा के जो प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, क्यूबा ने अमेरिका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात से इनकार करते हुए कहा है कि वो ट्रंप के दावे की तरदीद करते हैं कि वो हम पर
चढ़ की सकत रखते हैं। बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन बुखारी साहब इस टाइम पर पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रूशियल टाइम है। पाकिस्तान की सफारतकारी का बहुत बड़ा इम्तिहान है। अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा है कि जो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन है उस माहिदे को ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि ईरान 10 साल तोसी चाह रहा है। तो ये मामला, देखिए, ये ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा न सिर्फ ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की लीडरशिप अब हमारे यहाँ है, ख़ास तौर से मिलिट्री लीडरशिप। जी बुखारी साहब, देख रहे हैं कि 2014 से तो ये इसके ऊपर काम नहीं हो रहा अमेरिकी प्रेशर के अंडर। अब 10 साल की तोसीह कर भी दें तो क्या अमेरिकन प्रेशर तो इसी तरह से रहेगा ईरान के मामले के ऊपर? तो ये कंप्लीट तो होने नहीं जा रहा। यानी आप ये कह रही हैं कि अमेरिका के ऊपर ट्रंप का कहर जो है अभी मजीद 10 साल चलेगा? मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रेसिडेंट इम्पीच होगा। ट्रंप से पहले भी बुखारी साहब इस पर पाबंदी थी। करेक्ट। दो ममालिक के दरमियान तय हुआ माहिदा, उन दो ममालिक की ऑब्लिगेशंस होता है कि उसको पूरा किया जाए। तीसरा मुल्क बैठ के हमें डिक्टेट नहीं करवा सकता कि आप ये करें और ये ना करें। फिर मुझे आप ये बताएं कि एक तफैली रियासत में और एक पाकिस्तान जैसे आज़ाद मुल्क में फ़र्क क्या है? बिल्कुल बुखारी साहब, तो फिर हम गैस पाइपलाइन माहिदा ख़त्म क्यों कर रहे हैं? देखिए, प्रेशर तो आते हैं, प्रेशर कम्युनिकेट भी होते हैं। हुआ तो नहीं ना मनसूख, माहिदा हो गया मनसूख? नहीं हुआ ना। तो मैंने कहा है ना कि देखें, बाज़ औक़ात वक्त के प्रेशर ऐसे होते हैं, उसमें आपको कुछ ऐसे मौक़िफ़ इख्तियार करने पड़ते हैं ताकि आप उस सूरत हाल से निकलें। अब तक निकले रहे ना, अबैंडन तो नहीं हुई ना, अभी तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है ना। तो ये भी तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मौत है ना कि आपस में इनकी ऐसे है। जी, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। पाकिस्तानी कौम अफोर्ड नहीं कर सकती ये बात मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। बहुत सारे इख्तलाफात हो सकते हैं, मजहबी फ़िक़ही मुख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन दो मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात आज के नहीं हैं। ये अगर आप इसको तारीख़ के विरसे में देखें अगर आप, तो ये सदियों पर मुहित हैं। जी, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान विल एवर प्ले एज ए स्टूज of Americans against Iran. I don't see that. जी बुखारी साहब, अभी हमने देखा कि चीन के साथ भी ईरान की सबसे ज़्यादा तजारत है। अभी इस मामले में ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पहले वेनेजुएला पर हमला किया, चीन का सबसे बड़ा ऑयल चीन वहाँ से लेता था सबसे ज़्यादा, और फिर सेकंड मोस्ट ईरान से। इन दोनों को अटैक करना डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और इन पर पाबंदियाँ लगा देना, क्या ये कंटेनमेंट ऑफ चाइना की कड़ी है? देखिए, अभी आपने चाइना का बयान देखा इन सो कॉल्ड सैंक्शंस के खिलाफ। उनका किसी मुल्क के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो दुनिया की तजारत जो है उसको बंद कर दे या बंद करवा दे। तो चाइना ने अब अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़े करना शुरू किया है। वेनेजुएला से लेके ग्रीनलैंड तक, ग्रीनलैंड से लेके क्यूबा तक, अब चाइना इज़ स्पीकिंग। लेकिन बुखारी साहब, स्पीकिंग के साथ साथ क्या चाइना प्रैक्टिकली भी कुछ करेगा? क्योंकि अब तक तो हम ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो दिल चाह रहे हैं करते चले जा रहे हैं और उनको कोई भी काउंटर नहीं कर पा रहे। देखिए, दो ही मुल्क हैं जिनसे आप तवक्को रख सकते हैं कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े होंगे। एक रशिया, दूसरा चाइना। चाइना और रशिया का जो आपस में इत्तेहाद है उसके एतबार से अमेरिका निशानी है। ये दोनों जो है थोड़े से पहले एक दूसरे से अलग थे, अब तो जुड़े खड़े हैं रशिया और चाइना। दे आर ऑलमोस्ट वन ग्रेट सुपर पावर। तो इतना आसान नहीं है। ट्रंप कैन नॉट हड़पोफाइंग द होल वर्ल्ड। Nobody will let him do that. बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में क्या सूरत हाल है, क्या होने जा रहा है, क्या पॉसिबली हो सकता है, ये सलीम बुखारी साहब से आपने जाना। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक से वापस आकर मुल्क के अंदरूनी हालात पर बात करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर फाइनली इत्तफाक हो गया है और बड़ा ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है इसको। तो बुखारी साहब, क्या आपको लग रहा है कि दोनों साइड्स पर बर्फ़ पिघल रही है? देखिए, एक तरफ से पिघली, दूसरी तरफ तो बर्फ़ थी ही नहीं। ये इसलिए पिघली कि उनको यही नहीं पता था कि सियासी मामला जात जो हैं वो पार्लियामेंट की छत के नीचे तय होते हैं, सड़कों के ऊपर नहीं तय होते। दौरा पंजाब और दौरा सिंध से नहीं होते। अल्टीमेटली गए ना वहीं जी। 3 रुकनी डेलीगेशन गया ना स्पीकर नेशनल असेंबली के पास, तो पहले चले जाते तो क्या था, यही होना था। तो कहने का मतलब ये कि बहुत बड़ा लेसन है फॉर द पीटीआई गाइज कि सियासी मामलात को सियासी तरीके से अप्रोच करें। जी बिल्कुल। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये, और ये इसके अंदर भी एक इतनी बड़ी बात है जो कही जाए अगर तो बाल नोचने को दिल चाहता है। 84 MNAs की पार्टी के पास, इलेक्टेड MNAs की पार्टी के पास अपना बंदा लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने के लिए तैयार नहीं। व्हाट ए क्राइसिस, व्हाट ए रिफ्लेक्शन।
चलिए बहरहाल एक हैसियत तय हो गया, हमें खुशी है, उनकी नुमाइंदगी कोई तो करेगा ना, अगर उनमें तौफीक और कमाल और तमीज़ नहीं है तो कोई तो करे, एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने फिर सेम गुफ्तगू की है, समझाने की कोशिश की। बिल्कुल बुखारी साहब आप सही कह रहे हैं, उन्होंने सेन गुफ्तगू की है, कुछ समझाने की सियासी मशवरे कुछ सुहेल अफरीदी साहब को दिए हैं। उन्होंने क्या कहा है वो ज़रा देखिए। आप टीटीपी के वकालत छोड़ें, आप टीटीपी की नुमाइंदगी छोड़ें, क्यों टीटीपी को हम स्पेस दें? लिहाजा इन चीज़ों को छोड़ें, अपने सूबे के अमन के लिए काम करें। जो भी सूबे में अमन अमान को ख़राब करे, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और हो, उनके खिलाफ आप खड़े हों। दुनिया कह रही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है दहशतगर्दी के खिलाफ। उन पर क्वेश्चन है हमारे CM साहब के, तो फिर वो अपनी रियासत से पूछते हैं कि आप हमें अफगानिस्तान के खिलाफ सबूत दें कि अफगानिस्तान हमारे सूबे में कैसे मुलव्वस है दहशतगर्दी में। जी बुखारी साहब देखिए गुजारिश ये है, ये तो सैनिटी प्रवेल करनी चाहिए और समझना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को कि उनके अपने सूबे में जो कुछ हो रहा है पहले उसको संभाल लें, फिर दूसरे सूबों की खबर ले लें, बड़ा टाइम है उनके पास। तो ये उन्हें बात समझ में तो बिल्कुल नहीं आई है। गवर्नर ने कोशिश इससे पहले भी बहुत दफ़ा की है। अफसोस की बात यह है कि आपका, मैं कसम पुरसी ही कह सकता हूँ इसका आलम यह है कि वो कहते हैं कि महबूब की गली का माँ बाप से प्यारा होता है, और उन्होंने बता दिया कि किसकी गली का नाम लेके हमें माँ बाप से प्यारा है। ये सियासी स्लोगनेरिंग कहाँ से इजाद हुई है? बिल्कुल, ये कभी सुना आपने आज तक किसी थर्ड रेट पार्टी लीडर ने इस तरह की गुफ्तगू की हो? तो जब आप इस तरह अंधे हो जाएंगे अपना ओहदा बचाने के लिए और मुंह में जो आएगा वो बस कह देंगे, तो उससे तो कभी कुर्बतें नहीं बढ़ने वाली, ना उससे किसी किस्म का पॉलिटिकल। बिल्कुल बुखारी साहब, गवर्नर साहब ने बड़ा अहम सवाल किया है। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्वस नहीं है तो फिर कौन है? तो ये तो मेरे ख्याल से उनसे पूछना चाहिए, बाकायदा फ्लोर ऑफ द असेंबली पूछना, और उन्हें बताना चाहिए कौन है, फिर पता लग जाएगा कौन है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब आज जरा हलीमा खान का जिक्र करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, हलीमा खान साहब ने 2-3-4 बातें फरमाई हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को कोई नहीं जा रहा डी चौक। तो बुखारी साहब फिर क्या करने जा रहे हैं 8 फरवरी को? मुल्क बंद करेंगे, मुल्क बंद करेंगे, सारा मुल्क बंद करेंगे। कैसे होगा वो कल कोशिश की है शर्जील मेमन ने बताने की। उसने कहा नोबडी विल लेट यू डू दैट। हाँ, भूल जाएंगे, नोबडी इज गोइंग टू लेट यू हैव ए रीप्ले ऑफ 9 मई। एक दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम डी चौक जाने का प्रोपेगेंडा बिल्कुल गलत है, मगर उन्होंने जो जजों के साथ कर छोड़ी है ना जी, उसका बयान करने की मुझे जरूर इजाज़त आप दीजिए। वो ये फरमाती हैं, पता नहीं झूठे केसेस पर क्यों वक्त ज़ाया किया जा रहा है। 50 से 60 जजेस को अदालतों से हटाया गया जो जजेस ज़मीर के मुताबिक फैसला करना चाहते थे। एक तो उन्होंने बाकी की सारी जुडिशरी को बेज़मीर करार दे दिया, यक जुम्बश कलम। और वो बाज़मीर कौन थे? वो थे जो कहते थे गुड टू सी यू सर, आपके लिए यानी रेस्ट हाउस का इंतजाम है, आप अपने दोस्तों के साथ गप करें, कल सुबह आपसे मुलाकात फिर होगी। इनको वो जजेस चाहिए। दूसरी बात ये कि ये आपके दौर में होता था कि वज़रा महीनों पहले बताते थे कि किसको कितनी सजा होगी, कौन सी जेल में जाएगा, किस जेल में किसके लिए कमरा तैयार हो रहा है, याद है ना? बिल्कुल याद है। ये आपके दौर में होता था, आजकल नहीं होता है। यही आपको तकलीफ है सबसे ज़्यादा। दूसरी बात ये है कि ये जजों को बाज़मीर बेज़मीर ये करार देने का इख्तियार आपके पास नहीं। आप हैं कौन? आपकी पार्टी और आपका भाई कहता है कि ये तो गैर सियासी लोग हैं। बिल्कुल। और ये मुझे बताइए, ये बयानात जो ये दे रही है इसमें से कौन सी गैर सियासी बात है? जी बिल्कुल बुखारी साहब, वो कह रही है 8 फरवरी का लाहे अमल अभी बताएंगे नहीं, लेकिन डी चौक नहीं जा रहे। तो बुखारी साहब फिर क्या मतलब आप देख रहे हैं कि नरमी आ रही है तहरीक इंसाफ के रवैये में? क्या हुकूमती क्रैकडाउन का इनको डर है, या फिर ये डर खौफ है कि उतनी अवाम अब ये पुल आउट नहीं कर पाएंगे? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स दैट यू हैव जस्ट सेड। उन्हें ये डर है कि लोग नहीं निकलेंगे। उन्होंने ये स्टेट पावर के बहाने पंजाब और सिंध जाके कोशिश ये की कि कैन दे रीएक्टिवेट देयर वर्कर्स, लेकिन मैं बार बार कह चुका हूँ, वर्कर्स को मरवा के, उनको गिरफ्तार करवा के, उन पे मुकदमे चलवा के, उनको सजाएं दिलवा के, किसी एक के पीटीआई के लीडर के पेट में दर्द नहीं हुआ कि उनसे जाके पूछ लें कि भाई क्या गुजर रही है। वर्कर बड़ी जालिम चीज़ का नाम है। मैं कई मरतबा आपके प्रोग्राम में ये कह चुका हूँ, वर्कर और वोटर ये 2 रुथलेस कुव्वतें होती हैं पार्टी के बीच, और इन्होंने इन दोनों को नाराज़ किया हुआ है। जी बिल्कुल बुखारी साहब, शर्जील मेमन साहब जब भी रिसेंटली हमने देखा कि जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दौरे कराची पर थे, तो उस हवाले से उन्होंने कहा है शर्जील मेमन साहब ने कि कराची में इन्होंने 9 मई जैसा वाक़या रिपीट करने की कोशिश की है। बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट है ये? देखिए बात ये है, उन्होंने इनको हर किस्म का प्रोटोकॉल दिया,
मैं को बता नहीं सकता हाउ द होल थिंग स्टार्टेड। ये सिंधी टोपी और अजरक देना, ये समझ लें कि उनके लिए ये शख्स इम्पोर्टेंट तरीन है। लेकिन आप जिस प्लेट में खाएं उसके बीच में सुराख करके और उस खाने को ज़ाया करें या फेंक दें उठा के, तो ये आपके ज़र्फ पर है। बिल्कुल खान साहब, तहरीक इंसाफ वाले भी यही कह रहे थे कि पहले तो बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, लेकिन फिर एक्सटर्नल प्रेशर्स आए और फिर इसकी वजह से सिंध हुकूमत ने रवैया वो इंटरनल प्रेशर का नाम नहीं लेते, वो कहाँ से आए वो इतनी जरूरत नहीं है उनमें। वो मैं अब क्या अर्ज करूँ इसके बारे में। एनीवे, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ने आना था ना तो आपको कोई घुसने ना देता सिंध में, आपको वहां से पेशावर से लेके पंजाब पहुंचने ना देता कोई। आप तजर्बा कर चुके हैं ना, ये आप खुद भी करते रहेंगे जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत छूट है आपको। जो कुछ आप कर रहे हैं इसको रोकना मुमकिन है, इसको रोका जा सकता है। आप देखिएगा 8 फरवरी को क्या होने वाला है। 8 फरवरी को पूरी कौम बसंत बना रही होगी और खुशियों के साथ छतों के ऊपर चढ़ के आप देखिए ढोल बाजे बज रहे होंगे। कोई बाजार बंद नहीं होगा, कोई दुकान बंद नहीं होगी, कोई मार्केट बंद नहीं होगी। आप मंजरनामा देखिए, मैं आज एडवांस कह रहा हूँ आपको। बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। 8 फरवरी को क्या होगा ये तो देखेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर हम बात करेंगे भारत किस तरह से खेल में सियासत को इस्तेमाल कर रहा है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, बीसीबी ने आईसीसी को खत लिखा था और बताया था कि वो भारत के अंदर मैचेस नहीं खेलना चाहते बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क। अब आईसीसी ने उन सिक्योरिटी रिस्क को रिजॉल्व करने के बजाय उल्टा ये बता दिया कि इन वजूहात की वजह से सिक्योरिटी रिस्क होगा अगर भारत में जाकर मैचेस खेले जाते हैं। तो ये क्या करना क्या चाह रहा है आईसीसी? देखिए, मुझे यूँ लगता है कि एक साजिश की जा रही है कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाए। और साजिश कौन कर रहा है? साजिश कर रहा है हिंदुस्तान और आईसीसी मिलके। आईसीसी इज नाउ इंडिया बिकॉज जय शाह साहब बैठे हुए हैं वहाँ। वो इससे पहले इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे। अब वो आईसीसी काउंसिल के प्रेसिडेंट बन के वहाँ बैठे हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि चूंकि बांग्लादेश का स्टांस बहुत जेन्युइन है एंड बेस्ड ऑन फैक्ट ग्राउंड रियलिटीज है, इसलिए उसको सपोर्ट किया जाए। अगर आप मुझसे मेरी ज़ाती राय पूछें तो मैं पाकिस्तान को मशवरा दूंगा कि इस वक्त अगर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किया जाता है तो पाकिस्तान को बायकॉट कर देना चाहिए इस वर्ल्ड कप का। कोई क़यामत नहीं टूटेगी। कल आपने देखा ना इंडियन टीम ने क्या किया था जब उनको अवार्ड देने की सेरेमनी हो रही थी। वो तो अल्लाह ताला खुश रखे मोहसिन नकवी को, उसने स्टांस लिया, उसने कहा जी दूंगा तो ये मैं ही जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ। नहीं मिली ना अब तक, तो क्या कर लिया किसी ने। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान मस्ट स्टैंड विद बांग्लादेश ताकि उसका ऑनर भी जो है वो कायम रहे और उसके साथ किसी किस्म की ज्यादती ना हो। एक बात। दूसरी बात ये है कि क्रिकेट में भी एक और अजीब किस्म का अबलीसों का कट हो रहा है, जरा वो बताना ज़रूरी है। ये सिर्फ ये नहीं है कि अफगानिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, यहाँ भी यही हो रहा है। अफगानिस्तान की टीम भी हर वो काम कर रही है जो हिंदुस्तान और भारत उनको कहता है जी। लिहाजा ये दोनों मिलके भी चाह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है इसको बाहर करके किसी नई टीम को अंदर किया जाए। इस किस्म की घटिया साजिशें जो हैं उसके खिलाफ रेजिस्टेंस करना, मैं आई कॉम्प्लीमेंट द बांग्लादेश टीम एंड द बांग्लादेश लीडरशिप जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लेके इतनी बड़ी कुव्वत को चैलेंज किया हुआ है। बिल्कुल बुखारी साहब, इस खत में उन्होंने कहा है कि मुस्तफिजुर रहमान अगर बांग्लादेश स्क्वाड का हिस्सा होगा तो टीम सिक्योरिटी रिस्क बढ़ेगा। फिर अगर बांग्लादेश के जो लोग वहां पर आएंगे सपोर्टर्स, अगर वो जर्सी पहनेंगे तब रिस्क बढ़ेगा, इलेक्शंस होंगे तब रिस्क बढ़ेगा। तो बांग्लादेश अपनी इलेक्शंस डिले कर दे, लोग वहां पर जर्सीज पहन कर ना आए। ये होते कौन है ये डिक्टेशन देने वाले हैं? देखिए मुसलमानों के साथ क्या हो रही है भारत में किसी को दुनिया में बताने की जरूरत है? आप अपनी मस्जिदों में जाके नमाज नहीं पढ़ सकते। आप मुसलमान लड़कियों के निकाब खींच रहे हैं, उनके हिजाब खींच रहे हैं। आप वहां पर मस्जिदों के ऊपर हमले कर रहे हैं। आप लोगों को यूनिवर्सिटी में जाने नहीं देते हैं। ऐसे मुल्क में जब इतनी बिटरनेस होगी किसी टीम के खिलाफ तो मुझे बताइए कि वहाँ क्या नहीं होगा। इसलिए ये रिस्क जब तक कवर नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि पाकिस्तान ने ऑफर किया है कि हम बाकायदा ट्रेंड हैं, हमने अभी हाल ही में बड़े बड़े मैचेस करवाए हैं, हमारी चारों ग्राउंड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं चारों मैचेस के लिए। तो ये मैं समझता हूँ इट्स ए गुड जेस्चर, इट इज़ ए जेस्चर टू सपोर्ट द बांग्लादेश पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बारे में मेरे ख्याल से बुग़्ज़ से काम लेना या बखल से काम लेना जो है ये ठीक नहीं। हमें बिल्कुल खुल खुला के
बांग्लादेश की बोर्ड ऑफ क्रिकेट की सपोर्ट करनी चाहिए और उनको हर तरह की इमदाद मुहैया करनी चाहिए। जी बिल्कुल बुखारी साहब, आपको नहीं लगता कि भारत अपने ही चुंगल में फंसता चला जा रहा है? जिस तरह से हमने देखा कि पहले पाकिस्तान के साथ ही मामला हुआ, बांग्लादेश ने ये कह दिया कि वो भारत जाके मैचेस नहीं खेल सकते बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क। कल को इसी तरह से श्रीलंका भी ये बात कर सकता है, साउथ अफ्रीका ये बात कर सकता है। तो इंडिया तो वो जो अपनी हेजमनी उसने एक बनाई हुई थी उसमें उसकी ज़द में खुद आ गया है। देखिए उसका हर शोबा अब जिल्लत की तरफ जो है वो माइल है। सबसे पहले तजलील हुई उसके वो फौजी जो वो तराने गाते थे कि हम बहुत बड़ी फौजी कुव्वत हैं। 5 दिन में नहीं, 5 दिन की तो टोटल जंग थी, 4.5 दिन उन्होंने लड़ी, हमने तो 4 घंटे में फैसला फुसला करके उनको पकड़ा दिया और आराम से बैठ गए हम। उसके बाद से कुछ का नहीं है हिंदुस्तान जी। तो इसी तरीके से क्रिकेट की दुनिया में भी उसकी डोमिनेंस को ब्रेक करने की हर कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल बुखारी साहब, और सियासत को खेल में लाने की जो रिवायत भारत ने रखी है, अब इसी में उन्होंने एक और काम किया है कि पाकिस्तानी निजात जो अमरीकी क्रिकेटर से उनका वीजा मुस्तरद कर दिया है। घटियापन के कोई लेवल्स नहीं है, घटिया होने की कोई हद भी नहीं है और भारत को ना कोई शर्मिंदगी है इसके ऊपर। वो ठीठों की तरह से ऐसे फैसले करते हैं जिसमें मुस्लिम दुश्मनी छलकती है। अब दुनिया आंखें बंद कर ले इससे तो वो अलग बात है, लेकिन इसके ऊपर आवाज बुलंद करते रहना चाहिए हर लेवल पर, हर तरह से। बिल्कुल बुखारी साहब, जिस तरह से अमेरिका क्या इस पर कोई स्टांस ले सकता है? देखिए अमेरिका में क्रिकेट पनप रही है, अमेरिका इस वर्ल्ड कप में शामिल है। बिल्कुल, और फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात भी और उसकी टीम के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी निजात हैं। अब देखते हैं ना यहाँ वो जो मामे हैं ह्यूमन राइट्स के, वो क्या करते हैं। जी बिल्कुल बुखारी साहब ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया खत्म। सी यू ऑल टुमारो। अल्लाह हाफिज।